नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 13 अगस्त 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के न्यूज डिस्कशन में। ये डिस्कशन हम हिंदी में करते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको हिंदी में मिल जाएगा। सेशन का पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैं कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आज देखते हैं कौन कौन सा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। आज हम 2 आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो आर्टिकल है हिंद महासागर की सुरक्षा से रिलेटेड, ये नहीं होगा, ये आपका बैंक जो है, बैंक का निजीकरण से रिलेटेड है। पहला आर्टिकल हिंद महासागर की सुरक्षा से रिलेटेड है। इसको आप जीएस पेपर 3 के सुरक्षा से लिंक कर सकते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ यह है कि हाल ही में 9 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनएससी मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता के भारत को इस बार अध्यक्षता मिली है और वहां पे ओपन बहस बुलाया गया था। इस खुला बहस का अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। इस अध्यक्षता में खासकर ज्यादा से ज्यादा जो फोकस एरिया था, जहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया था, वो फोकस एरिया था समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना। ठीक है, समुद्री राष्ट्र के रूप में भारत चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसका विकास हो, इसको दर्शाया। उसके बाद इसमें बताया जाता है कि हिंद महासागर के सुरक्षा का महत्व क्या है, भौगोलिक आवश्यकता क्या है। 7,500 किलोमीटर का तट लगता है किससे? हिंद महासागर से। और ये समुद्र में जो बढ़ता हुआ भारत का भी जो सबसे बड़ा, भारत के अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा रुचि बढ़ रहा है। इंडिया यहाँ पे अपनी सबसे ज्यादा रुचि जता रही है। कहाँ पे? हिंद महासागर में। और खासकर आर्थिक आवश्यकता और रुचि जगाने का पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि अभी के टाइम में, वर्तमान समय में जो व्यापार किया जाता है, समुद्री व्यापार, वो 75% इसी मार्ग से किया जाता है। यही रूट है जिस रूट के माध्यम से 75% यहाँ पे होता है। और दैनिक जो वैश्विक तेल का खपत है, ये 50% यहीं पे किया जाता है। कहाँ पे? हिंद प्रशांत क्षेत्रों में, हिंद महासागर क्षेत्रों में। सामरिक आवश्यकता, भारत की सुरक्षा और सभी के लिए भारत ना एक अपनी योजना लेके आई है सुरक्षा को लेके, वो है सागर नीति। सागर नीति में हम बात करेंगे, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, ये सागर नीति को, और ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जताया गया था। ये क्या है? एक सुरक्षा, एक क्षेत्र एकीकृत एक सुरक्षा ढांचा के लिए प्रस्ताव रखा गया था। इसमें ये बताया गया है सागर का 5 स्तंभ है। 5 स्तंभ पे हम बात करते हैं। पहला स्तंभ ये है कि पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना। भारत चाहता है कि इन क्षेत्रों में पूर्ण सुरक्षा प्रदान करे। उसके साथ साथ जो भारत के मित्र देश है, मित्रों देशों को इसमें जोड़ना, इस अभियान के साथ जोड़ना, और उनको सुरक्षा क्षमता प्रदान करना और आर्थिक लचीला में बढ़ावा देना, जिससे कि उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले और उनके आर्थिक विकास हो सके। और भारत तीसरा पॉइंट ये है कि भारत चाहता है कि शांति और सुरक्षा हो इस क्षेत्रों में, और ये शांति और सुरक्षा के लिए एक नेटवर्क विकसित करना है। एक नेटवर्क विकसित किया जाएगा जिस माध्यम से शांति और सुरक्षा फैलाने और शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए काम किया जाएगा। उसके बाद है कि इन क्षेत्रों में खासकर एकीकृत और समायोजनात्मक फोकस किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में, भविष्य में इन क्षेत्रों पे क्या किया जाएगा? सतत विकास के लेके देशों को सतत विकास की संभावना को बढ़ाया जाएगा कि आप ऐसा विकास करिए कि आने वाले फ्यूचर के लिए भी बचे और अभी प्रेजेंट में, वर्तमान समय में भी आप विकास कर सके। उसके बाद है शांति स्थापित करना, अशांति स्थापित करना और समृद्धि। ये सबसे प्राथमिक इनकी जिम्मेदारी है। और इन क्षेत्रों में इनकी जो पहला सबसे बड़ा काम है, लोगों को जिम्मेदार बनाना कि आप इन क्षेत्र में किस तरह से शांति फैलाएंगे और किस तरह से शांति बनाए रखेंगे। आगे देखते हैं कि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ओपन डिबेट रखा गया था, इस डिबेट का बहस का सबसे बड़ा कारण और केंद्र क्या माना जाता है? ये सबसे बड़ा केंद्र जो है और इसका उद्देश्य जो है वो है समुद्री सुरक्षा। जिस तरह से आपने देखा होगा, भारत समुद्रों में जो चुनौतियां आ रही है वर्तमान समय में, नई चुनौतियां, उसमें क्या है? आतंकवाद है, समुद्री डाकू है, अपराधीकरण है, आपराधिक जो गिरोह है, अभिकर्ता जो है, इनमें शामिल होते हैं। इनके द्वारा ये चुनौतियां दिया गया है और चुनौतियां होती है कहाँ पे? समुद्री क्षेत्रों में। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग को उजागर करना, इसके माध्यम से इसका ये उद्देश्य है। उसके बाद है जो मौजूदा सम्मेलन हुआ था, क्रियान्वयन होता, इनके द्वारा ये कहा गया था कि इस रूट में यहाँ पे सबसे पहले चीज है, विशेष रूप से इन नेविगेशन की स्वतंत्रता होगी। नेविगेशन किया जाना चाहिए, समुद्री जो संसाधन है उसको सतत दोहन करना चाहिए। विवाद जो है, जो दो देशों के बीच में विवाद है समुद्रों में, उसको क्या करना चाहिए? शांतिपूर्ण तरीके से आपको इसको विड्रॉल करना है, शांतिपूर्ण तरीके से इसको खत्म करने की जरूरत है। इनके साथ साथ ये बताया जाता है कि शांति और सुरक्षा के लिए, और ये कन्वेंशन UNCLOS समुद्र के लिए कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1982 में लाया था। इसका ये कहना है
कि इस पहले तो ये है कि इसमें संचार बनाया जाएगा, संचार के रूप में बनाया जाएगा समुद्री मार्गों में, जिससे कि समुद्री महासागरों में क्या हो सके, सुरक्षा प्रदान कर सके, सुरक्षित रखा जा सके। सुरक्षित रखने के साथ साथ एक मतभेद ये होगा कि इनका उद्देश्य होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से जो मतभेद है, इन दोनों के भेद में मतभेद है, उनको सुलझाया जाए, ना कि आप कोई अलग हार्ड पॉलिसी के थ्रू आप करेंगे। कोई हार्ड पॉलिसी की नहीं, आप टेबल पे बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी। और खासकर गवर्नमेंट चाहती है और भारत चाहती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून बना है, उस कानून को सभी देश माने, उस कानून के हिसाब से ही इसमें शांति होना चाहिए। इसके साथ साथ है कि खतरों पर डाटा साझा करना चाहिए। जैसे आप नौसैनिक है, नौवाहन है, और नौवाहन यदि कहीं पे चलता है और यदि एक देश दूसरे देश यहाँ पे अपना डाटा साझा करेंगे, मान लीजिए कि यूएसए इस रूट से गया है और ये डाटा शेयर कर देगा भारत के साथ, तो अब इस रूट में क्या क्या दिक्कतें आएगी, क्या क्या समस्या आएगी, ये भारत के नौवाहन को पता होगा। ठीक है, इनको पता होगा और इसके थ्रू ये क्या कर पाएंगे, इन समस्या को खत्म कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक दूसरे देशों के साथ कनेक्टिविटी जुड़ेगी और विकास होगा, और इनकी जो बाधाएं हैं, बाधा दूर करने में काम किया जाएगा। उसके बाद है कि निवेश में इस क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ इसका सही उपयोग के लिए और विकास के लिए सिर्फ और सिर्फ आप एक गवर्नमेंट के थ्रू ही नहीं कर सकते। इसमें आप निजी निवेश को और उद्यमियों का जो भूमिका है उसको भी आपको दिखाना पड़ेगा। निजी निवेशक जो है इस क्षेत्र में जब निवेश करेंगे तो इसमें क्या होगा, बढ़ावा होगा, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, और इससे ब्लू इकोनॉमी जो है ना, ब्लू इकोनॉमी के माध्यम से सतत विकास होगा। ब्लू इकोनॉमी मतलब कि पानी के माध्यम से जो समुद्री वे होता है, इसके माध्यम से जाना, तो इससे क्या होगा कि देशों के सतत विकास के जो लक्ष्य है, उसको लक्ष्य को पूरा करने में सफलतापूर्वक कार्य किया जाएगा। राइटर के द्वारा इसमें निष्कर्ष बताया जाता है। निष्कर्ष में ये बताया जाता है कि समुद्री जो सुरक्षा है, इन सुरक्षा को बढ़ाने की जरूरत है, जिससे कि बहुहितकारक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। नहीं कि किसी एक देश को ही इसमें बेनिफिट हो, सभी देशों का फायदा होना चाहिए, सभी देशों का लाभ होना चाहिए। तो समझौता है और शांति के साथ ये चीजें होनी चाहिए। 21वीं सदी है, उसमें बहुआयामी सुरक्षा की जरूरत है। आप एक ही चीज पे फोकस नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा चीजों पे। और जो चीजें इस बैठक में किया गया था, इस बैठक में ऐसे रूस देख सकते हो, रूस कहाँ पे, काला सागर में। चाइना का कहाँ पे जताया जाता है, यूएसए ने, अमेरिका ने एतराज जता रहे थे चाइना को, कहाँ पे, साउथ चाइना सी में, कि साउथ चाइना सी में क्या करना चाहता है चाइना, कि अपना एक तो मैनमेड क्या बना रहा है, द्वीप बना लेता है। ठीक है, मानव निर्मित द्वीप बना लेता है। यदि द्वीप बना लिया, मान लीजिए कि ये एरिया है, यहाँ पे ये एरिया चाइना है, और चाइना ने यहाँ पे द्वीप बना लिया, तो अब यहाँ से 200 माइल तक इनके आर्थिक गतिविधि जोन रहेंगे। ठीक है, 20 मिलीमीटर तक चलेगा, उसके बाद यहाँ तक ले सकते हैं, दो चीज़ें रहेंगे। यदि पहले कहाँ था, यदि यहाँ तक आता, लेकिन अब ये अपना सीमा यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं, 9 डिग्री वाला प्रॉब्लम है। तो क्या होगा, इन सारे चीज़ों पे ये अधिकार जताना चालू करेंगे, जिससे कि अमेरिका भी एतराज जताया जाता है, और इनके जो जैसे वियतनाम है, इंडोनेशिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एतराज जताते हैं कि किस तरह से इसमें प्रॉब्लम है। अब ब्लैक सी में उसी तरह से काला सागर में भी एतराज जताया जाता है यूएसए के द्वारा, जहाँ पे चाइना एक्टिविटी करता, रूस एक्टिविटी करता है। तो ये बैठक में कुछ चीज़ें निकल के आएगी ज़्यादा से ज़्यादा। और चीन जो है सबसे बड़ी चीज़ें है, प्रॉब्लम है इनके साथ, ये अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है इसको मानने से मना कर देता है। ये सिर्फ अपने लाभ का बात करता है, इनकी लाभ होनी चाहिए। यदि लाभ कहीं पे हानि होता हो, उस जगह पे ये अंतर्राष्ट्रीय कानून को मना कर देगा। यदि उस अंतर्राष्ट्रीय कानून से इसका लाभ होता हो, तो फिर ये डांस से ढोल बजाएगा कि नहीं होना चाहिए, यही चलेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून को फॉलो नहीं किया जाता इस देश का, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो ये देश को फॉलो नहीं किया जाता। इसलिए इसमें फोकस था कि सभी अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करें। ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उनको सम्मान किया जाए, उनको एक्टिव किया जाए इन क्षेत्रों में, और कार्य किया जाए। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक का निजीकरण से रिलेटेड है। इसको जीएस पेपर ठीक है, अर्थव्यवस्था से आप लिंक कर सकते हैं। संदर्भ क्या है, संदर्भ ये है कि हाल ही में वित्त पे जो आधारित है, ठीक है, संसदीय अस्थायी समिति, इन्होंने बैंकों को जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है उनके लिए इन्होंने कुछ रिपोर्टें दी है। इनका बताना है कि बैंक को निजीकरण कर देने से क्या आप चाहते हैं कि इनकी क्षमता को बढ़ जाएगी, इनकी जो तनाव है, इनकी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। इनका कहना है कि सरकार एक बहाने बना रही है। सरकार जो अस्थायी तौर पे कुछ इनको क्या करना चाहिए, समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, ना कि आप इसको प्राइवेट कर दे। प्राइवेट करना लास्ट ऑप्शन नहीं है, इसमें आप दूसरी चीज़ों को भी कर सकते हैं। जो वर्तमान चुनौतियां हैं उसको निपटने के लिए सशक्त कानून बनाए जाए और सशक्त स्टेप लिया जाने की जरूरत है। लेकिन इसमें इस
आर्टिकल में राइटर बात कर रहे हैं निजीकरण जो है उसके पक्ष में बात कर रहे हैं। इस आर्टिकल से आपको इसमें पक्ष के बारे में जानने के लिए मिलेगा कि इनमें निजीकरण का क्या क्या पक्ष होता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है। इसका पहला पक्ष है कि रिकवरी केवल एक बिंदुओं तक नहीं होनी चाहिए। और पीएसपी का जो बैलेंस शीट है इसमें सहायता क्या होगा, क्या कर सकती है सिर्फ एक बिंदु पे, यदि कोई बैंक, ठीक है, गवर्नमेंट बैंक को जीवित रहनी है या कुशलता पूर्वक संचालित करनी है, तो उनको जो विकासतम पूंजी की जरूरत है सिर्फ, और जो इनकी लॉस हो रही है उसको आप भरपाई कर दो, उससे काम नहीं चलने वाला है। एक जगह आप काम कर देंगे तो नहीं है, इनको विकासतम पूंजी की, ग्रोथ कैपिटल की जरूरत है। ये ग्रोथ कैपिटल सिर्फ और सिर्फ बैंक क्या करते हैं, ये जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं किस पे आधारित होते हैं, ओनली सरकार पे आधारित होते हैं। सरकार इनके लिए काम करती है और ये सरकार पे ही डिपेंडेंट है। और सरकार का भी भार होता है, सरकार यहाँ पे इनको तो इतना सालों तक 1900 राइटर आगे बात करते हैं कि 1997 इतने 30 साल लगभग समझिए कि 30-32 सालों तक इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसी को तो झेलते आ रहे हैं, इनको तो पूरा करते जा रहे हैं। उसी के साथ साथ है कि इस तरह की पूंजी की आवश्यकता के लिए और मूल्यवर्धन के लिए, धन की आवश्यकता के लिए बेहतर विकल्प एक ही है कि निजीकरण किया जाए। यदि निजीकरण किया जाएगा बैंकों को तो उनको विकासतम पूंजी मिलेगा, और विकासतम पूंजी के साथ साथ तो बैंक अपने आप को अस्तित्व बचा पाएंगे और जीवित रह पाएंगे और सही तरीके से कार्य कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि आने वाले वर्षों में जो निजी बैंक है, जो प्राइवेट बैंक है, उनके साथ इनका कड़ी क्या होने वाला है, प्रतिस्पर्धा होने वाली है। कड़ी प्रतिस्पर्धा किस प्रकार से होगा, तो देखिए जब आप बैंक जाते होंगे, ठीक है, बैंक को जाते होंगे, तो आप भी, यदि आपको मैं बताऊं कि आप किस बैंक में खाता खुलाना पसंद करेंगे, अकाउंट खुलाना पसंद करेंगे, तो आप कभी ना कभी, यदि आपके पास पैसा है, यदि आपके पास पैसा नहीं है, और जो प्राइवेट बैंक है थोड़ा सा जीरो बैलेंस पे अकाउंट नहीं खोलती है, यदि अभी तो खोलने भी लगेगा, तो आपके पास यदि पैसा है, ठीक है, थोड़ा भी, तो आप प्राइवेट बैंक जाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप एंट्री करते हैं यहाँ पे एक आएगा, हाँ सर बताइए क्या काम है, फिर आपको यह ले जाएगा, आपकी प्रोसेस कंप्लीट करवा दी जाएगी एक दिन में, आपको पूरे पासबुक, एटीएम कार्ड, सारी चीज़ें दे दिया जाएगा और आप विद इन 1 आवर या 30 मिनट में काम करके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट बैंक है, सरकारी बैंक है, उसमें की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। आप एक कस्टमर हो, इसके लिए उनको नहीं देखते हैं, उनकी एक अलग ही रुतबा में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक दिन में तो काम आपका होगा नहीं, 2-3 दिन 4 दिन दौड़ना पड़ेगा। और गांव में जब जाएंगे, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ये समस्या और ज़्यादा बढ़ के आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या आपको लगता है ऐसा सर्विस देगा जो बैंक, और जो सर्विस ऐसा देगा कि 3-4 दिन, अभी के टाइम में जनता के पास टाइम की अभाव है, टाइम की कमी है, तो किस में आप जाना पसंद करोगे? ऑफकोर्स प्राइवेट बैंकों में। ये सारी चीज़ें इनके पास कंपटीशन हो जाता है। उसके बाद सामाजिक क्षेत्रों में जो बैंक है, जो डूब रही है, कर्जों है, उनके हटाने के लिए कुशलता नहीं होती है। सार्वजनिक क्षेत्रों में उनको हटाने के लिए हमने क्या बात किया कि विकासतम ग्रोथ की जरूरत होती है, उनकी विकासतम पूंजी की जरूरत होती है। आज के टाइम में जो सरकार के पास अस्तित्व है, उधार करता है, गवर्नमेंट जो लोन देती है, गवर्नमेंट चीज़ें, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनियाँ, वो ऐसे भी देखा जाता है कि ऐसा लोन भी दिया जाता है जानबूझ के कि उनको पता है कि ये लोन का रिकवरी नहीं होगा, फिर भी उनको दे दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो जिम्मेदारी है, आपने जिम्मेदारी से हटे, आपने एक एथिकल पर्सन के रूप में काम नहीं किया। और जमा का तो बात ही छोड़िए, दिन पर दिन इसमें गिरावट आती जा रही है। जैसे 2015 में 68.5% था, 19 में, वर्ष 19 में, जबकि 19 में 69.24 था। लेकिन अभी अगिम जो वर्ष है उसमें 69.9% हो गया, उससे गिर के वर्तमान समय में कितना हो गया, 61.1%। तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि जमा जो किया जाता है जनता के द्वारा, उसमें गिरावट आ रही है। और गिरावट आने के कारण प्राइवेट कंपनी सही मूलभूत आवश्यकता प्रदान करती है और अच्छी फैसिलिटी प्रदान करती है। उसके साथ साथ इनके जो लोन देने की कैपेसिटी, जैसे इनके पास जमा कम आएंगे तो लोन देने की, या लोन में जो वृद्धि होती है, ऋण की वृद्धि, ये 3 गवर्नमेंट बैंकों का बात कर, पीएसबी का बात कर रहा हूँ, ये 3.2% है। वहीं निजी बैंक क्या करते हैं, इनकी क्या डाटा है, 9.9%। कितने का अंतर है? लगभग 7% का अंतर है। ये 6% का अंतर आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अंतर दिखती है। तो इससे क्या, इस चीज़ों में अपना अस्तित्व और ये जो कंपटीशन है, इस कंपटीशन में खड़ा उतरेगा ये पीएसबी बैंक, गवर्नमेंट बैंक, सरकारी बैंक, ये खड़ा उतरेगा? जी नहीं। राइटर के बताया जाता है कि जी नहीं। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी का अपडेट किया जा रहा है प्राइवेट बैंकों के द्वारा, उस तरह से तो और है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं किसी निजी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया हूँ, मुझे अभी तक अपना होम ब्रांच नहीं पता है, होम ब्रांच में मैं अभी तक नहीं विजिट किया हूँ, लेकिन हमारी हर प्रोसेस ऑनलाइन माध्यम से हो जाती है। यदि हमें हमारी केवाईसी की ज़रूरत है तो स्टाफ घर में आए और केवाईसी करके ले गए। अब बताइए, मैं एक भी दिन बैंक नहीं गया, लेकिन बैंक की प्रोसेस में हर चीज़ें एक्सेस कर पा रहा हूँ।
तो हमारे हमको फैसिलिटी मिल रही है ना। तो इन फैसिलिटी को लेने के लिए हमें प्राइवेट सरकारी बैंक मिलेगी? टेक्नोलॉजी उनके पास इतना फास्ट है? जी नहीं, टेक्नोलॉजी उनके पास इतना फास्ट नहीं है। तो क्या वो टिक पाएगी? जी नहीं, नहीं टिक पाएगी। तो वही चीज़ है कि जिस तरह से प्रौद्योगिकी, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह से निजी बैंकों के द्वारा इस रेस में आगे बढ़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकारी बैंक बहुत पीछे छूट जाएगा। और इस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इनको कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में लाने के लिए इनको निजीकरण करने का पक्ष में तर्क दिया जाता है। एक मजबूत पक्ष है, इनको निजीकरण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बताया जाता है कि सरकार की जो हस्तक्षेप है एक क्षमता तक बनाए रखा जाना चाहिए। अक्षम, अब समस्या है सरकार के ऊपर ही नियंत्रण है, सरकार ही करेगी। सरकार क्या है, मौजूदा प्रतिस्पर्धा है बनाए रखने के लिए आवश्यक पर काम करने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं आप पुराने जो प्रणाली है, पुराने जो प्रोसेस है, उसी को कितना दिन तक आप ले जाओगे? इस प्रथा को कितना दिन तक आप झेलोगे? आपको क्या लगता है कुछ अपडेट नहीं होना चाहिए? आप एक ही पुराने अवस्था को, पुराने चीज़ों को कितनी चीज़ों तक अपडेट करने की ज़रूरत है? नहीं हो पाती है ये अपडेट, ठीक है। ये प्रथाएं शिकार हो जाते हैं। उसके बाद है कि सरकारी बैंकों का जिस तरह से खराब प्रदर्शन है, मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल में बता दिया था कि किस तरह से उनकी खराब स्थिति है, किस तरह से वो काम करते हैं यहाँ पे, वो चीज़ें भी देखने के लिए हमें मिलता है। इसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए? सरकार को इनको संसाधनों को दुरुपयोग ना करते हुए और सरकार अपने ऊपर बोझ को कम करना चाहिए सरकारों को, और इनको प्राइवेट बैंकों को निजीकरण करना। ये सारा हमने पॉइंट देखा, जो 3-4 पॉइंट देखा, ये निजीकरण के पक्ष में दिया जाता है। यह हो सकता है कि मेंस में ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको निजीकरण के पक्ष में देना है, तो ये पॉइंट का आप सही इस्तेमाल कर सकते हैं और इन पॉइंट पे आप लिख सकते हैं। और एक साथ होगा, किसी दिन आपको आर्टिकल मिलेगा जिसमें इसमें विपक्ष में दिया जाता है। इनके विपक्ष के लिए भी आपके पास बचा रहेगा कि आप इसके निजीकरण के विपक्ष में क्या पॉइंट देते हैं। तो ये चीज़ें, तो आज आपको नोट्स बना के इसमें पक्ष का बात कर लेना है। इस अर्थ में ये बताया जाता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें आर्थिक सुधार आया था, उदारीकरण किया गया था 1991 में। हमें उसी समय अपने बैंकों को प्राइवेट कर लेना चाहिए था, लेकिन हमने उसको नहीं किया। जैसे 1967 में बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया। लेकिन 3 दशकों के बाद भी ये अधिकांश पीएसबी का समर्थन मिल रहा है, सरकार दे रही है। लेकिन अब जो स्थिति है, अब जो समय है, इस समय में सरकार को अब इसकी बोझ को झेलने की जरूरत नहीं है। अब इनको प्राइवेट कर लेना चाहिए था और कर देना चाहिए, और जिसके साथ साथ इनमें ज़्यादा से ज़्यादा और इनकी अस्तित्व भी बढ़ सकेगी और ये कुशलतापूर्वक काम भी कर पाएंगे। आज हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किया, महासागर में से रिलेटेड, और दूसरा जो आर्टिकल है वो बैंकों का प्राइवेटकरण करने से रिलेटेड है। इससे पहले कि आप बोधा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा, और टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे आपको पीटी से इंपॉर्टेंट रिलेटेड न्यूज़ आपको 7 बजे के आसपास मिल जाता है। वहाँ से रोज़ आप 5-6 आर्टिकल आता है, उसको पढ़िए, वो आपके लिए पीटी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और करंट अफेयर के लिए मैंने जो वीडियो बनाया है, क्या रिसोर्स होना चाहिए, वो भी डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैं उसका वीडियो का लिंक दे देता हूँ। यदि आपने नहीं देखा होगा उसको भी देख लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।